डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हमने प्रकाशिकी के टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप किसी भी हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में बैठने वाले हैं या कहीं आप विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा या ऐसी परीक्षा जिसके अंतर्गत आपके जीएस यानी कि जनरल साइंस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो निश्चित तौर पर आपको रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि निश्चित तौर पर किसी भी जीएस के एग्जाम में प्रकाशिकी जो आपकी इकाई है भौतिकी का, उससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के इस सेशन का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या कहता है? वह कहता है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसको चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण, वाहन के अग्दीपों यानी कि आगे के दीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो परवलयाई दर्पण, परवलयकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है वाहन के हेडलाइट में, याद रखिएगा। अगले क्रम में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने यानी शेविंग दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा आपके प्रतिबिंब को बड़ा बना करके दिखाता है, वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बड़े प्रतिबिंब का, बड़े चित्र का जहां जरूरत होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो अवतल दर्पण, क्योंकि पीछे के दर्पण को हम उससे बड़ा तो देख नहीं सकते हैं ना, छोटा करके देखेंगे, तो जहां छोटा करके देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग होगा। तो कार के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हर हाल में उल्टा होगा। यानी कि अब देखिए, मानव की आंख की जो रेटिना है उस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। अब आपकी जो दृश्य कोशिकाएं हैं ना, वह उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, इसलिए कोई भी वस्तु आपको सीधा दिखाई देती है। बाकी जो आपका लेंस है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बनता है? उल्टा बनता है, याद रखिएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यदि आपके ऊंचाई जितनी है उस ऊंचाई का आधा अगर आपका समतल दर्पण है तो आपकी पूरा प्रतिबिंब, पूरी समान लंबाई का प्रतिबिंब आपका बना सकता है, याद रखिएगा। जब कोई दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है जब कोई वस्तु, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। जब दो समांतर अगर आपके रखे हो दर्पण, समतल दर्पण, तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? अनंत बनेगा। वह कैसा बनेगा? अनंत बनेगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि दो समतल दर्पणों को यदि 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा, 360 बटे थीटा माइनस 1। कितना? 360 बटे थीटा माइनस 1, जहां पे इस थीटा का मान कितना है? 90 है। इस थीटा का मान कितना है? 90 है। तो 360 बटे 90 माइनस 1 कर देंगे तो 360, 9 चौक कितना होगा? 36। 4 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। इस पे आधारित एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो हमने सूत्र बताया 360 बटे थीटा माइनस का कितना बताया हमने? 1। अब आपको प्रतिबिंब कितना बनाना है? 3 प्रतिबिंब बनाना है। कितना प्रतिबिंब बनाना है? 3। अब ऐसी संख्या का आपको इसमें भाग लगाना है, 360 में ऐसी संख्या का भाग लगाना है कि 4 आए तब ना घट करके 1 तब 3 होगा। तो इसमें अगर यहां पे 90 रख दें तो 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पे हमने कितना मान रखा? 90। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा। अगले क्रम में जो प्रश्न है कहता है कि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 अंश के कोण पर आनत है के बीच खड़ा होता है, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हमने आपको सूत्र बताया 360 बटे थीटा, तो थीटा का मान है 60 माइनस 1। 6 छाक 36 होता है, 6 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 इज द राइट आंसर। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, अभिसारी लेंस होता है, किरणों को एकत्रित करता है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था अभिसारी का मतलब किरणों को सिकोड़ना, किरणों को, जैसे विभिन्न तरह की किरणें जो आ रही हैं, जैसे अगर दूर दूर से किरणें आ रही हैं, उन
किरणों को, सभी किरणों को वह एक बिंदु पर सिकोड़ देगा, जिसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और जो किरणों को फैलाता है, जो किरणों को क्या करता है, जो किरणों को फैलाता है, एक बिंदु से किरणें आ रही हैं, उन किरणों को जो फैला दे उसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस होता है किरणों को फैलाता है, अभी हमने आपको बताया। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके किससे, उसके तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है, याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसा का वैसा ही काम करेगा जैसा करता है किसमें, अवतल लेंस के अंदर। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज का है, तो यह आपके समांतर किरण पुंज का एक उदाहरण है। अगले क्रम में कहता है कि डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की जो क्षमता है वह किसमें मापी जाती है, वह किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि धूप के चश्मों की जो क्षमता होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है, याद रखिएगा। क्योंकि उसमें पावर नहीं होता, और पावर नहीं है तो उसकी क्षमता कितनी है, 0 डायोप्टर क्षमता है उसकी। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है 18वां, कहता है कि एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी। जो लेंस की क्षमता होती है ना, लेंस की क्षमता कितनी होती है, 1/1 f के बराबर होती है, यानी 1/, फोकस दूरी। अब यहां पे देखिए फोकसांतर यानी फोकस दूरी का मान दिया हुआ है 25, तो 1/25 करेंगे। अब यहां पे एक यह हमेशा होता है मीटर में, और यह किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 चौका हो जाएगा 100, तो 4 डायोप्टर इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है, एक उत्तल लेंस की क्या, एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह कितनी है, 0.2 मीटर है। अब ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगर 1/f वाला सूत्र लगा रहे हैं ना, तो f का मान अगर यहां पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको आप 100 कर देंगे, और यदि ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है तो इसको 100 नहीं करेंगे, तब एक ही रहने देंगे। और f का मान यहां पे कितना दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है 0.2, और 1 में जब 0.2 का भाग लगाया जाएगा तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना, 5 आ जाएगा आंसर। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है यदि किसी ऐनक यानी कि चश्मे के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। हमने क्षमता बराबर कितना बताया, क्षमता बराबर आपका बताया 1/f, तो क्षमता कितना दिया हुआ है, 2। क्षमता कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्षमता दिया हुआ है कितना, क्षमता दिया हुआ है 2, तो क्षमता के जगह पे 2 रखिए, 1/f कर दीजिए। अब f बराबर करेंगे तो 2 यहां कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो f के पास 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे जब, f आपका इधर आ जाएगा, भाग से बराबर के इस पर लाएंगे तो गुणा में 2 आपका भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 अगर इसको 1 को आप 100 बना दो तो जो क्षमता आएगी सेंटीमीटर में आएगी फोकस दूरी, तो 2 में 100 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और यह किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। 50 सेंटीमीटर इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता हमेशा क्या हो जाती है, घट जाती है। पानी में डुबोने पर लेंस की क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण यानी रंगों का विक्षेपित होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि विभिन्न रंगों में किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, याद रखिएगा। अगले क्रम में कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है, बैगनी, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये बैगनी रंग का जो विचलन है सबसे अधिक होता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह वर्ण कम विचलित होता है। सबसे कम कौन विचलित होता है, लाल, और सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है, सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वह कौन है, बैगनी है। अगले क्रम में प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग क्या है, ऐसे रंग जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये रंग कौन कौन से हैं, एक है आपका रेड, और एक है आपका ब्लू, और एक आपका है ग्रीन। ये जो 3 रंग हैं इन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हें किसी दूसरे रंग के सहायता से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगले क्रम में कह रहा है कि 3 मूल रंग, वही जो प्राथमिक रंग है, उन्हें कौन कौन से हमने बताया, वही नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा ये आपके प्राथमिक रंग हैं। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण का विक्षेपित होना, रंगों का विक्षेपित होना। अगले क्रम में इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है
हैं किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो जो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है वह किसका होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे कम बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और जो लाल रंग के तरंग दैर्घ्य होता है वह 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपके टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस सेशन के समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय। मां सरस्वती आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। थैंक यू।